सो मई 2025 करंट अफेयर्स पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्टडी एस्टिमेट्स स्केल ऑफ ग्लोबल रिवर कंटामिनेशन फ्रॉम ह्यूमन एंटीबायोटिक यूज। दो चीजों को कैप्चर करेंगे यहाँ पे हम। एक तो है रिवर पॉल्यूशन इटसेल्फ और दूसरा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक है एनवायरनमेंट का टॉपिक, दूसरा थोड़ा सा साइंस एंड टेक वाला ओवरलैप है, समझते हैं जिसको। और अगर मैं इसको इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये कहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर कहां पे इसको मैं लिख सकता हूं अपने आंसर में। थीम बनेगी रिवर पोल्यूशन की। स्टैटिक पोर्शन में रिवर पोल्यूशन कवर किया हमने, किया। सीपीसीबी की रिपोर्ट आती थी उसको हमने कवर किया। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स रिवर के केस में, जैसे कि अगर आप अनट्रीटेड सीवेज को डिस्चार्ज करें डायरेक्टली वहां पे, वो पोल्यूशन कॉज कर सकता है। फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ की बात कर सकते हैं हम, जहां पे ओवर यूज किया होता है फर्टिलाइजर्स को खेतों में, और जब बारिश आती है, बरसात आती है, बाढ़ आती है, तो इवेंचुअली वो पानी ड्रेन होके कहाँ जाता है, उन रिवर्स में जाने वाला। उसके बाद कोई ऑयल स्पिल का वहां पे मसला आ सकता है। उसके बाद प्लास्टिक एज ए पोल्यूटेंट आ सकता है वहां पे, राइट। लेकिन हमने कहीं पे भी एंटीबायोटिक्स को एज ए पोल्यूटेंट नहीं कवर किया। किया? नहीं किया। ये भी एक एक्स्ट्रा वहां पे पॉइंट बन जाएगा आपका, एंटीबायोटिक्स, राइट। इसको समझते हैं कैसे एज ए पोल्यूटेंट काम कर रहा है। आइए, एंटीबायोटिक्स नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि किसी बैक्टीरिया के साथ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए इनको यूज किया जाएगा। ठीक है जी। प्रॉब्लम ये है कि इनका हम अनसाइंटिफिक यूज करते हैं, ओवर यूज भी करते हैं, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी यूज कर लेते हैं इनको। हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपने एंटीबायोटिक्स को यूज करना है तो एक प्रिस्क्राइब्ड वे होना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तब यूज करना। ऐसे नहीं कि लेट्स से हीट इंड्यूस आपको डायरिया हुआ है और आपको लगा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपने एंटीबायोटिक कंज्यूम करना शुरू कर दी, नॉरफ्लॉक्सिन कंज्यूम करना शुरू कर दी, अमोक्सिसिलिन कंज्यूम करना शुरू कर दी। वो दिक्कत करेगा। वो क्यों दिक्कत करने वाला है? क्योंकि धीरे धीरे देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। AMR, सिंपल बहुत करो, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उन्होंने भी सर्वाइव करना है जी, उन्होंने भी जिंदा रहना है भाई। और उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि धीरे 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 उन्होंने हर चीज को ओवरकम करना शुरू कर देना है। मान लो यार, मुझे लेट्स से एसी की आदत बहुत ज्यादा पड़ चुकी है। पहले दिन मैं गर्मी में निकलूंगा, मुझे हीट स्ट्रोक होगा। दूसरे दिन निकलूंगा फिर से हो सकता है, तीसरे दिन फिर निकलूंगा फिर होगा। लेकिन पांचवें छठे दिन मेरी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। सर्वाइव करना है इसमें। सिमिलरली माइक्रोब्स ने सर्वाइव करना होता है। आप उनको आज एक बार डोज दे दो, दे विल डाई आउट, लेकिन टेंडेंसी उनकी होगी डीएनए की कि भाई किसी ना किसी तरीके से म्यूटेशन लेके आओ अपने अंदर, ताकि ये दवाई का इफेक्ट अगली बार आप पे ना आए। और ये होगा ही होगा। ये लिख के ले लो, कोई भी दवाई आएगी कुछ टाइम के बाद उसका रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। लेकिन क्योंकि हम अनसाइंटिफिक यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, वो ड्यूरेशन जो है हमने कम कर दी है। बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो चुकी है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपने एंटीबायोटिक्स को 5 दिन तक कंज्यूम करना है, हम उसकी बात नहीं मानते, 2 दिन कंज्यूम करके छोड़ देते। तो 2 दिन में पूरे बैक्टीरिया नहीं मरते, और लेकिन उन्होंने अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है कि अगली बार आने दो इसको, अगली बार नहीं असर करने देंगे इसको। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। अब जो माइक्रोब बन चुका है, जिसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, उसका नाम अब होने वाला है सुपर बग। सुपर बग।
टीबी के केस में बहुत ही समस्या देखने को मिल रही है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टीबी, राइट। उसके केस में अब अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनने शुरू हो गए हैं। पहला नॉर्मल, फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, फिर एक्सट्रीम पे चला जाएगा केस। नॉर्मल ट्रीटमेंट को फॉलो ही नहीं कर सकते उसमें आप। क्लियर है जी। और एक तो ये हम यहाँ पे माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, अगर हम अनसाइंटिफिक यूज करते हैं ह्यूमंस के केस में भी, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी इंपैक्ट करता है। जब हम एंटीबायोटिक को कंज्यूम करते हैं, उसको नहीं पता गुड बैक्टीरिया कौन सा है, बैड बैक्टीरिया कौन सा है। हमारे गट में बहुत से गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो फूड डाइजेशन के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन द मोमेंट वी कंज्यूम एंटीबायोटिक, उसको नहीं पता बैड बैक्टीरिया कौन सा है, गुड बैक्टीरिया कौन सा है, वो सबको कूट देगा। क्लियर है जी। तो वो हमारे लिए भी दिक्कत वाली बात है। अब क्योंकि अनसाइंटिफिक यूज हो रहा है, तो धीरे 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 आप देखोगे वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होके रिवर वाटर तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हमने ली नहीं है। अब वही बैक्टीरियास रिवर वाटर तक पहुंच चुके हैं, उस रिवर इकोसिस्टम को हार्म करना शुरू करें। दूसरा, एंटीबायोटिक्स भी रिवर तक पहुंच रही हैं। अब अगेन उनको नहीं पता कि रिवर में कौन सा बेनिफिशियल बैक्टीरिया, कौन सा हार्मफुल बैक्टीरिया, तो वैसे रिवर इकोसिस्टम को हार्म करना शुरू कर रहे हैं। क्लियर है जी। तो इसके रिगार्डिंग एक डेटा आया जो कि PNAS नेक्सिस ने लॉन्च किया। PNAS नेक्सिस जर्नल है। इन्होंने बोला कि इंडिया में 80% ऑफ द रिवर्स आर एट हाई और वेरी हाई रिस्क कैटेगरीज, जहां पे आपको वो एंटीबायोटिक्स मिल जाएंगी और उससे बने हुए आपको वो सुपर बग्स भी मिल जाएंगे। तो ये दिक्कत कर रही है हमारे केस में। इस डेटा को नोट करके रखियो, और इसी डेटा को हम यूज करेंगे जब हम मेंस का अपना आंसर लिखने वाले। लिखोगे कैसे कि एज पर PNAS नेक्सस जर्नल, इंडिया के केस में मोर देन 80% ऑफ द रिवर स्ट्रेच आर इन हाई और वेरी हाई रिस्क कैटेगरीज व्हेन इट कम्स टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पोल्यूशन या फिर एंटीबायोटिक से होने वाला पोल्यूशन है। क्लियर है जी। इतने में अपना काम चल देगा। अब साथ के साथ थोड़ा स्टैटिक पोर्शन में रिवाइज कर लेते हैं। जब रिवर पोल्यूशन को एड्रेस करने की बात करते हैं हम, तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं यहाँ पे? क्या क्या फटाफट। नमामि गंगा, मैं कौन गंगा मत बोलो, नमामि गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम, ठीक है जी। फिर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम NRCP, उन रिवर्स के लिए जो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ मैच नहीं खाती, जो अलग है, जैसे सतलुज हो गया। फिर स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हो आप, जहां पे आप बोलते हो कि ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज हमने यहां पे बनाने हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्लज वाटर हमेशा होने ही वाला है। क्लियर है जी। इसके साथ साथ टू एड्रेस द इशू ऑफ माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 was launched. नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017, इसको लॉन्च किया गया, जहां पे बोला गया कि अक्रॉस मिनिस्ट्रीज हम कोलैबोरेट करने वाले हैं टू एड्रेस दिस इशू। क्योंकि अगर सुपर बग बनना शुरू हो गए तो वो एनवायरनमेंट पे भी इंपैक्ट कर सकते हैं, वो रिवर इकोसिस्टम पे भी इंपैक्ट कर सकते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ पे तो करेंगे ही करेंगे। तो अक्रॉस मिनिस्ट्रीज आपकी कोलैबोरेशन की जरूरत है, इसके तहत हम इसको एड्रेस करते हैं। क्लियर है जी। चले आगे, डन। चलो नेक्स्ट, लिखो MK++ ओशन सिमुलेटर। अब ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। चाइना ने हाई रेजोल्यूशन ओशन सिमुलेटर सिस्टम बना लिया। चाइना ने हाई रेजोल्यूशन ओशियन सिमुलेटर सिस्टम बनाया है। बिल्कुल सही बात है, नमस्ते स्कीम बहुत सही है, बहुत बढ़िया, जिसका नाम है
लिको MK++, ओशियन सिमुलेटर। ओशियन के इकोसिस्टम को सिमुलेट करना है आपने बेस्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर में आपने सिमुलेशन करनी शुरू करनी है यार, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होने वाला है, ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ने वाली है तो क्या होने वाला है। अगर ट्रेड विंड्स यहाँ पे चल रही हैं, कुछ इस वेलोसिटी से चल रही हैं, इस इंटेंसिटी से चल रही हैं, तो उसका रिजल्टेंट लेट्स से ओशियन करंट्स पे क्या पड़ने वाला है। ओशियन इकोसिस्टम को स्टडी करना है सिमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपकी फोरकास्ट सर्विसेज बेटर हो, आपकी नेविगेशन रिलेटेड सर्विसेज बेटर हो जाएं, राइट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम ब्लू इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। ब्लू इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, आपकी शिपिंग इंडस्ट्री आ जाएगी, देन फिशिंग इंडस्ट्री आ जाएगी, उसके बाद टूरिज्म भी आ सकता है भाई, उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन आ सकती है। ब्लू इकोनॉमी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। शिपिंग सर, उसमें लिख दो, कोई भी चल जाएगा। मरीन लाइफ, सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर है जी। इसके अलावा भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज आने वाली, इसमें पार्ट आ सकता है। क्लियर। ये एक बात है, प्रीलिम्स में कंज्यूम कर सकते हैं उसको। इंडिया क्या कर रहा है फिर, इंडिया भी कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। इंडिया का कोई मिशन विद रिस्पेक्ट टू ओशियन इकोसिस्टम, थोड़ा स्टडी करने के लिए उसको कोई है दिमाग में? डीप ओशियन मिशन, डीप ओशियन मिशन, डीप ओशियन मिशन, जिसमें हम डीप वाटर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, माइनिंग के पर्सपेक्टिव से भी, इसके साथ साथ मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करेंगे हम। उसके बाद आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ओशियन इकोसिस्टम को समझने की बात करोगे, कैसे ये वेदर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वेदर इनके साथ इंटरेक्ट करता है, वो सब बात बनने वाला है डीप ओशियन मिशन का। आगे भी इसको कवर करेंगे, तो इसको लिखते रहो साथ साथ। क्लियर है जी। चलें आगे। चलो, वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट बिगेन ऑपरेशंस इन डेनमार्क। अब स्टेटमेंट जो है ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ई मेथनॉल क्या है कंसेप्ट, वो समझा देता हूं मैं। ई मेथनॉल मतलब इलेक्ट्रोमेथनॉल। ई बेस्ड, ई टेक्नोलॉजी क्या सजेस्ट करती है? ई, ई क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है यहाँ पे कुछ, ई व्हीकल्स, तो वैसा ही यहां पे बात कर रहे हैं। मेथनॉल यानी कि सिंगल आपका कार्बन का कंपाउंड रहने वाला है, CH3OH उसका फॉर्मूला है, अपने को जाना नहीं है। अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मेथनॉल को यहाँ पे एज अ बायोफ्यूल यूज कर सकते हो, उसकी प्रोडक्शन की बात हो रही है, और वो भी ई वे की बात कर रहे हो आप यहाँ पे। यानी कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व होने वाला है और CO2 जो इन्वॉल्व होने वाली है, जिससे आप बनाओगे मिथनॉल, ये जो हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ग्रीन हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाँ जी, कोई गेस करेगा? वेरी गुड, हाँ जी, ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए सब, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक पहली क्लास में हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलिसिस से भी क्या करोगे, वाटर को स्प्लिट करोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लोगे। वो अपने आप में एनर्जी रिक्वायरमेंट उसके लिए चाहिए, एनर्जी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है वो। अब उसको एनर्जी आप किसी थर्मल पावर प्लांट से भी दे सकते हो, किसी रिन्यूएबल पावर प्लांट से भी दे सकते हो। तो अगर आप रिन्यूएबल सोर्स से दे रहे हो तो बन जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो वैसे ही अब ब्लैक हाइड्रोजन भी होता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, अलग अलग कैटेगरीज होती है। अब ये आपका आ गया होमवर्क, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोजन्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन मेथड। जब रिन्यूएबल सोर्सेस को यूज करोगे टू मेक हाइड्रोजन, वो पार्ट बन जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का। क्लियर है जी। और उसके साथ साथ जो CO2 आप यहां पे यूज कर रहे हो, SCO जो यहां पे यूज कर रहे हो, वो अगेन याद करो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला पार्ट है आपका।
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के थ्रू आपने जो CO2 एक्सट्रैक्ट की थी उसको यूज कर रहे हो यहाँ पे। और पूरा का पूरा प्रोसेस आप देखोगे न्यू वे टेक्नोलॉजी से लिंक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी से लिंक हो रहा है। नहीं तो CO2 कहां जाती, एटमॉस्फेयर में जाती, पोल्यूशन करती, उसको जाने ही नहीं दिया, स्टोर करके रख लिया और उससे बना लिया आपने मिथनॉल, और ये बन गया ई मिथनॉल। क्लियर है जी? इसको बाद में एज अ बायोफ्यूल यूज कर सकते हो। बायोफ्यूल क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्या क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में इससे? बिल्कुल आए थे। क्या अगली बार आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई। तो अब बताओ इंडिया क्या कर रहा है इस रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बायोफ्यूल्स? ब्लेंडिंग प्रोग्राम है भाई, राइट? अब एनर्जी सिक्योरिटी वाली ही थीम है मेंस के हिसाब से, उसमें आप इथेनॉल या बायोफ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन की बात कर सकते हो, या बायोफ्यूल बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर सकते हो। उसमें इंडिया क्या कर रहा है? सबसे पहला इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसके तहत बोला गया कि एथेनॉल को मिक्स करना है आपने पेट्रोल में 20% तक लेके जाना है बाय 2025-2026, और आज के टाइम पे 15% से ऊपर हमने अचीव कर भी लिया, और अच्छी अचीवमेंट है ये बहुत। आज से पहले क्या होता था, जैसे इंडिया में जो अभी इथेनॉल बन रहा है मेजरली वो शुगर केन से बनता है, बाकी चीजें भी यूज होती है लेकिन मेजरली शुगर केन यूज होता है। तो आज से 4-5 साल पहले ना, जो गन्ना किसान होते हैं उनका बकाया बहुत खड़ा रहता था मिल वालों के साथ। आज वो नहीं है, आज वो बड़ा फास्ट प्रोसेस हो चुका है। क्यों? क्योंकि पहले वेट करना पड़ता था कि चीनी के रेट कब ग्लोबल मार्केट में कुछ बढ़ेंगे, तब जाके आपको थोड़ा पैसा मुनाफा मिलना शुरू होगा। तो अब वो स्टॉक नहीं है वैसा। अब इथेनॉल या जो शुगर केन एक्स्ट्रा होता है उसको इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्शन में भेज देते हैं, और वहां से फटाफट पैसा आना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हो, वो भी हमने सेव किए। तो इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। क्लियर? कोई और प्रोग्राम इंडिया का? बायो E3 पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है जी। और बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है जी। देन PM जीवन योजना भाई, जीवन योजना, PM जीवन, जिसके तहत हम एडवांस स्टेज के जो बायोफ्यूल होते हैं उनको प्रमोट करने की बात करते हैं। PM जीवन टारगेट सर इथेनॉल ब्लेंडिंग का सेट किया हुआ हमने। हाँ जी, वो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, 20% अचीव करना हमने, इथेनॉल को ब्लेंड करना है विद पेट्रोल बाय 2025-26 तक, ये टारगेट है। ठीक है, क्लियर है जी? PM जीवन स्कीम भी लिख लो आप साथ के साथ, जिसके तहत हम सेकंड जनरेशन या सिंपल लिखो एडवांस बायोफ्यूल्स को अंडर PM जीवन स्कीम वी आर इंसेंटिवाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, incentivizing the manufacturing process related to advanced biofuels। अब जिस दिन हमें मौका मिलेगा कि 1G क्या होता है, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है, थर्ड फोर्थ, उस दिन आराम से करेंगे। आज सिर्फ इतना कंफ्यूजन करो। क्लियर है जी? चलें आगे। होमवर्क आपका बन चुका है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपने पढ़ के आने विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। चलें आगे। बायोफ्यूल अलायंस, बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। सर जो इथेनॉल है ना, वो अल्कोहल ही है, इथेनॉल अल्कोहल ही है। वही हमारी बोतल में होती है, हमारी नहीं मतलब जहां पे बोतल होती है उसमें होती है, उसको एज अ फ्यूल भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, टाइडल डिसरप्शन इवेंट। अब ये जानकारी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इवेंट ये हुआ था नहीं हुआ था, ये कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है। टाइडल डिसरप्शन इवेंट, प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है कि टाइडल डिसरप्शन इवेंट किस चीज के साथ लिंक हो रखा है। नाम से आपको सजेस्ट नहीं होगा, इसलिए पूछा जा सकता है। यहां पे एक सन और एक ब्लैक होल की इंटरेक्शन हो रही है, एक सन और एक
ब्लैक होल, यानी कि स्टार और ब्लैक होल की इंटरेक्शन हो रही है। क्या ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी होने वाली है? कितनी होगी? बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट, डिफाइन नहीं कर पाओगे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ग्रेविटी होने वाली किसके पास? ब्लैक होल के पास। तो जैसे ही उसकी विसिनिटी में, उसके आसपास एक स्टार पहुंचना शुरू करेगा, तो क्या उसकी इनफाइनाइट ग्रेविटी उस पर कुछ डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट करना शुरू करेगी? हर बॉडी की अपनी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, सन का है, अर्थ का है, मार्स का, मून, सबका है। इन सब बॉडीज का ना मास डिफाइंड है, ब्लैक होल का मास नहीं डिफाइंड। हम मान के चलते हैं बहुत ज्यादा है, हम सोच ही नहीं पा रहे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसकी ग्रेविटी बन रही है वो भी बहुत ज्यादा बन रही है, और स्पेस टाइम कम्प्लेक्स में कुछ ऐसे शीट बना रहा है, वो डिस्प्रपोर्शनेट है उसका भी। तो उसकी विसिनिटी में मान लो एक स्टार आ गया, और वो स्टार को ना अब ऐसे स्ट्रेच करना शुरू कर देगा, यानी कि स्टार था, अब ये किसकी ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस में आ चुका है? ब्लैक होल की। तो जो ये वाला पार्ट होगा ये ज्यादा स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा इस साइड। वो पहले एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था, अब वो स्ट्रेच होना शुरू हो गया, स्ट्रेच होते होते उसका एक डिस्क बना देगा वो, और इस डिस्क में से कुछ डस्ट पार्टिकल स्पेस में चले जाएंगे, कुछ उस ब्लैक होल के अराउंड ऐसे घूमने शुरू कर देंगे, जो कि यहां पे दिखाया गया। सेंटर में ब्लैक होल है, उसके अराउंड ये डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं ऐसे। तो जो इसकी डिस्प्रपोर्शनेट ग्रेविटी ने डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट जनरेट किया, वो था टाइडल डिसरप्शन इवेंट, जिससे इसने उस स्टार को ऐसे स्ट्रेच करके फाड़ दिया। टाइडल डिसरप्शन इवेंट, क्लियर है? तो जो ये अब एक्रीशन डिस्क में ऐसे चीजें घूम रही हैं, गैस घूम रही है, ये हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इनसे रिलीज होने वाली जो रेस होंगी वो भी हाईली चार्ज होने वाली है। यहां से गामा रेस निकलेंगी, एक्स रेस निकलेंगी, यूवी रेस निकलेंगी, और उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। धीरे 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 ये सारा डस्ट पार्टिकल्स सारा इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। टाइडल डिसरप्शन इवेंट डन है जी। चलें आगे, चलिए सराप 2 प्लेसेस इन न्यूज, और उसमें भी सिंपल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व इन न्यूज वाला पार्ट है। हमने पहले कर्नाटका के केस में कवर किया था एक होसेर घाट, अगला ये आ चुका है सराप 2। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश नोटिफाइड सराप 2 कंजर्वेशन रिजर्व इन स्पीति वैली, और ये इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है सराप 2। ठीक है जी, यहां पे हमारा भाई स्नो लेपर्ड खूब घूमता है। सराप 2 सर, सराप 2। तिब्बतियन भाषा में इसको टी को साइलेंट ही बोलते हैं, सराप 2। टी साइलेंट है, सराप 2। कंजर्वेशन रिजर्व किस एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जा सकता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है जी, क्लियर? क्या सरकार की जमीन होगी या नहीं होने वाली यहां पे जिसको डिक्लेयर किया गया? होगी, क्लियर? क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है इसको, कंजर्वेशन रिजर्व को? रॉन्ग, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट? और इसको मैनेज करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, क्या नाम है कमेटी का? कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। वो कैसे काम करेगी? वो एड एंड एडवाइस करने वाली किसको? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, और उसमें सब मेंबर्स होने वाले हैं, इसके आसपास के गांव के मेंबर होंगे, एनजीओस के मेंबर होंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेंबर होंगे, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी में। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट। Then India unveils first cluster of 5 carbon capture and utilization test beds for cement sector. अब जब मेंस का आप आंसर लिख रहे होगे कि इंडिया क्या क्या अपने इनिशिएटिव्स ले रहा है टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, उसमें आप कार्बन कैप्चर का जब पॉइंट लिख रहे होगे, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ये लिख देना कि इंडिया ने पायलट बेसिस पे 5 टेस्ट बेड लॉन्च कर दिए विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट फॉर सीमेंट सेक्टर। क्लियर है? अभी हमने बात कर ली थी अपने फर्स्ट लेक्चर में कि सीमेंट सेक्टर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाली है, या वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है,
उसको कैप्चर करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पे पायलट बेसिस पे कुछ टेस्ट बेड्स लॉन्च किए गए हैं। जो कार्बन आपने कैप्चर किया, अब उसको आप बोल रहे हो कि हम उसको ना सीमेंट इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं, ये बोला जा रहा है यहां पे। प्रोसेस वही है, कार्बन को कैप्चर किया, CO2 को, अब सीमेंट इंडस्ट्री में यूज कर लोगे उसको। ठीक है जी, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंफॉर्मेशन है। जब आप मेंस का आंसर लिखोगे, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन की बात करोगे, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाओ क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, अनलेस पूरा क्वेश्चन ही उस पर आ रहा है, तब तो एक बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है टू एड्रेस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उसमें आप एक चीज ये भी लिख दोगे कि हम CCUS पे काम कर रहे हैं। तो जब वो लिख रहे हो, फिर एग्जाम्पल के तौर पे ये भी लिख देना फिर कि इंडिया ने 5 टेस्ट बेड लॉन्च कर दिए। मेरा जी, चलें आगे, कोई डाउट हो? विशाल? सर वो आपसे वो इसमें कुछ वो नहीं पूछने वाले आपसे कि किसने किया, क्योंकि अपने आप में प्रोग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट बेड है सर, पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। पायलट प्रोजेक्ट को एज अ एग्जांपल, एज अ डेटा, एज अ फैक्ट आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो। कल को बेटर कोई कोट मिल जाएगा, हम उसको कर लेंगे, आज के लिए इसको कर लो। डन। चलो नेक्स्ट, समुद्रयान मिशन टू बी लॉन्च्ड बाय 2026 एंड ये अनाउंस किया गया है। अब मैंने हल्का सा टीजर दिया था आपको डीप ओशन मिशन के बारे में, उसी का एक सब पार्ट है समुद्रयान मिशन। डीप ओशन मिशन का ही सब पार्ट है समुद्रयान मिशन, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक वेसल बनाई गया, एक वेसल बनाया गया, एक वाहन बनाया गया, जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक वेसल बनाया गया, जो कि ये है मत्स्य 6000। 6000 यहां पे डिनोट करता है कि ये किस डेप्थ तक जा सकता है। 6 किलोमीटर की डेप्थ तक नीचे जा सकता है, और ये मैंड मिशन है। रोबोट्स नहीं भेजेंगे, भेजेंगे इसमें जिंदा लोगों को भेजेंगे, और उनको वापस भी लेके आना है हमने। मैंड मिशन, आइडिया इज टू एनालाइज डीप ओशन इकोसिस्टम, क्योंकि स्टडीज ये बताती हैं कि आज भी 99% जो आपका डीप ओशन है वो अनएक्सप्लोर्ड है। उसमें क्या है क्या नहीं है आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम गगनयान के थ्रू स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं ना, तो उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्लोर डीप ओशन सिस्टम। क्लियर है जी? पेरेंट मिशन कौन सा है? डीप ओशन मिशन। उसमें से सब मिशन है समुद्रयान मिशन। उस समुद्रयान मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो वेसल है उसका नाम है मत्स्य 6000। क्लियर? अब इस पे थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं अच्छे से इसको। चलिए, तो डीप ओशन मिशन की बात करें तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया, 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है, 2026 तक। ठीक है जी, जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनने वाली है वो बनने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और मत्स्य 6000 की अगर बात करें तो ये 3 लोगों को लेके जा सकती है अपने साथ। नॉर्मल केस में इसका जो टाइम माना गया 12 घंटे के आसपास का माना गया, लेकिन इमरजेंसी यूजेस के लिए इसको 96 आवर्स तक भी वहां पे लेके जा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन कोई नहीं मांगने वाला, बस इतना याद रखना मत्स्य 6000 जो है वो एक मैंड मिशन है, अनमैंड नहीं है वो। क्लियर है? तो बाय द एंड ऑफ 2026 हम उसको अचीव कर लेंगे, इस मिशन को भी। अब ये ट्रायल स्टेजेस पे चल रहा है। क्लियर है? तो जैसे डीप ओशन मिशन का खत्म होने वाला पार्ट आएगा तो इसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे वहां पे। क्लियर है जी? डन।
चलिए नेक्स्ट, हिमालयन याला ग्लेशियर डिक्लेयर डेड इन लांगटांग वैली नेपाल। सबसे पहले प्लेसेस इन न्यूज की बात कर रहे हैं, और याला ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए कहां पे है, नेपाल। न्यूज में क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इसकी एक्सेलरेटेड मेल्टिंग हो चुकी है और इसको डेड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब कोई ग्लेशियर डेड कब डिक्लेयर किया जाता है? कि जब उसकी मेल्टिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्या ग्लेशियर्स मूव करते हैं? करते हैं, पक्का? कैसे करते हैं? ग्रेविटी, सही बात है। अब सोच के बताओ, जितना ज्यादा ग्लेशियर का मास होगा, जितना ज्यादा ग्लेशियर का मास होने वाला है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्या वो उतना ज्यादा मूव करेगा? सोचिए दोबारा, जितना ज्यादा ग्लेशियर का मास है, ये ग्लेशियर का मास है और इसने अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करना है, जितना ज्यादा मास होगा क्या ये उतना ज्यादा मूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। दोबारा सोचो इसी बात को, तभी बहुत बड़ा पत्थर है, एक मास बहुत ज्यादा है, स्लोप तो भाई डिफाइंड ही है, क्या उसकी मूवमेंट की टेंडेंसी ज्यादा रहने वाली है? रहने वाली है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्लेशियर भी वैसे ही करते हैं। जब इनकी मेल्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, पीछे सिर्फ थिन आइस शीट्स बचती हैं, तब इनकी मूवमेंट भी रुक जाती है ग्लेशियर्स की। राइट? ग्लेशियर ऐसा नहीं है यार इस चट्टान में ग्लेशियर लगा होगा। ग्लेशियर की अगर आप स्लोप देखने बैठोगे ना, तो कुछ ऐसी स्लोप दिखेगी आपको, क्योंकि बहुत लंबा एरिया जा रहा है उसका। सियाचिन ग्लेशियर कितना लंबा है? नियरली 75 किलोमीटर के आसपास है, और उसमें मूव करता है, वो मूव कर रहा है धीरे 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 धीरे। उस मूवमेंट को देखते हैं हम। जब वो मूवमेंट देख पा रहे हैं तो देन वी कंसीडर दैट दैट ग्लेशियर इज अलाइव। क्लियर है? तो याला ग्लेशियर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके साथ साथ कोई और ग्लेशियर्स की बात करें अगर, जो न्यूज में रहे हो बिकॉज दे डिसअपियर्ड, कोई और आपके दिमाग में आ रहा हो? हाँ जी, वन इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के केस में तो वो तो अभी, वो तो ग्लेशियर टूट गया था, वो जो न्यूज में आया अभी। हम्बोल्ट ग्लेशियर, वेनेजुएला। पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर, पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर 2024 में इट डिसअपियर्ड। पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर, HUMBOLDT, हम्बोल्ट ग्लेशियर। पिको, PICO, पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला। उसके बाद सरीन ग्लेशियर, SARENNE, सरीन ग्लेशियर फ्रांस। सर सबसे पहले वेनेजुएला वाला बात है, वेनेजुएला के केस में सारे ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और फिर एक शायद यूरोप में कंट्री है, मे बी क्रोएशिया के आसपास कोई कंट्री बनती, ठीक, वो चेक कर लेना एक बार। ठीक है जी, और इसके अलावा सरीन, SARENNE, सरीन ग्लेशियर फ्रांस। इसके साथ साथ 2015 में एक एंडरसन ग्लेशियर था यूएस में, वो डिसअपियर हो गया, एंडरसन ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर आइसलैंड के केस में, OKJ, प्रोनाउंस नहीं मेरे को करना आता, OKJOKULL, OKJOKULL नाम है भाई इसका, क्या करूंगा। ठीक है, ये भी डिसअपियर हो गया। तो ये कुछ न्यूज में रहते हैं इसलिए कवर कर लो। आइसलैंड सर, ठीक है। अब दो चार बातें यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं। अब ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि यार यहाँ पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट बैठे सब लोग, उन्होंने मॉर्निंग का प्रोसेस शुरू किया। यहाँ पे ना एक बात को थोड़ा समझो कि यहाँ पे ग्लेशियर को ये लिविंग एंटिटी डिक्लेयर कर रहे हैं। मॉर्निंग किसकी कर सकते हो आप? जो जिंदा हो, राइट? और एनवायरनमेंट की जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अगर उसमें थोड़ा सा लॉ लेके आने की कोशिश करो, तो इंडिया में भी रिवर्स को लिविंग एंटिटी का स्टेटस दिया गया है
2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट की जजमेंट आती है, वो बोलती है रिवर यमुना एंड रिवर गंगा। 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट की जजमेंट बोलती है रिवर यमुना एंड रिवर गंगा, उनकी ट्रिब्यूटरीज एज वेल एज उनके ग्लेशियर्स सब लिविंग एंटिटीज हैं। 2020 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट आती है, वो बोलती है सुखना लेक जो है वो भी लिविंग एंटिटी है। लिविंग एंटिटी का मतलब ये है कि यार जैसे मैं लिविंग एंटिटी हूं, मेरे फंडामेंटल राइट्स अगर कोई इंक्रोच करने की कोशिश करेगा तो क्या मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। तो अगर किसी रिवर को आपने लिविंग एंटिटी डिक्लेयर कर दिया है तो रिवर के बिहाफ पे कोई भी इंसान PIL फाइल कर सकता है। किसमें इतना पॉल्यूशन क्यों किया हुआ है? सुखना लेक में क्यों इतनी इंक्रोचमेंट हो रही है? क्यों पॉल्यूशन किया हुआ? क्लियर है? तो लिविंग एंटिटी का कंसेप्ट अपने आप में बड़ा प्यारा है। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। और आइसलैंड के केस में कुछ उन्होंने ग्रेवयार्ड बना लिया कि जो ग्लेशियर्स डिसअपियर हो रहे हैं ना, उनके नाम का ग्लेशियर ग्रेवयार्ड बना हुआ उन्होंने। क्लियर? एक और चीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि अब इनिशिएटिव्स कौन से रखे गए हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर्स ग्लोबली। यूएन के क्या इनिशिएटिव्स हैं? यूएन ने 2025 को डेजिग्नेट कर दिया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। यूएन ने ईयर 2025 को डेजिग्नेट कर दिया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। देन मार्च 21 को एनुअली बोल दिया गया कि भाई वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स डिक्लेयर करते हैं, मार्च 21। उसके अलावा एक और इनिशिएटिव जिसको IUCN इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट इज हिमालयन अडेप्टेशन नेटवर्क। हिमालयन अडेप्टेशन नेटवर्क, द आइडिया इज टू कंजर्व होल इकोसिस्टम। उसमें फिर ग्लेशियर्स भी आ रहे हैं। हिमालयन अडेप्टेशन नेटवर्क बाय IUCN। देन लिविंग हिमालयस इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। ये सब चीजें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लिविंग हिमालयस इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। डन? चलेंगे आगे। इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, बिल्कुल हैं जी। सबसे पहला नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। कल मैंने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज की बात की थी, NAPCC की थी, बिल्कुल सही बात है। तो उसी का सब प्रोग्राम ये भी आ जाता है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट का। अब ये सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्या कर रहा है टू कंजर्व हिमालयन इकोसिस्टम, लिखो सबसे पहले शुरू, इंडिया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहा है, जहां पे रिसर्च स्टेशंस की बात करने वाले हैं हम, लोकल कम्युनिटीज को लेट्स से कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ काम करने वाले हैं, राइट? उन सब चीजों पे काम करेंगे। अम्ब्रेला स्कीम एक। फिर नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर, सेकंड प्रोग्राम, नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर। यहां पे आप क्या करने वाले हो? यहां पे आप रेगुलर मॉनिटरिंग करने वाले हो, बिहेवियर को देखने वाले हो, ग्लेशियर के एनालिसिस ऑफ ग्लेशियर कि कितनी यहां पे इस बार स्नोफॉल डिपॉजिट हुई है, कितनी मेल्ट हुई है, पूरा एनालाइज करोगे। नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर। थर्ड पॉइंट, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन। अगेन ये भी मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। इट मॉनिटर्स ग्लेशियर रिलेटेड इवेंट्स एंड इश्यूज GLOF अलर्ट्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो अलर्ट्स। पहले लेक्चर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की बात की थी,
की थी, की थी भाई, की थी। दोबारा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में। द आइडिया कि हर जगह पे मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर की, तो अब वहां पे मेल्टिंग की वजह से क्या वहां पे ग्लेशियर लेक बन सकता है? प्रोबेबिलिटी तो है, बन सकता है। क्या वो ग्लेशियर लेक डिजास्टर क्रिएट कर सकता है कहीं पे? अगर एक बार उसके जो साइड वाली बाउंड्रीज हैं उसको ब्रीच कर गया वो, उसके बाद आगे फ्लडिंग कर सकता है, लैंडस्लाइड कर सकता है। और जो कि सिक्किम के केस में किया भी अपने लास्ट ईयर। तो अब आइडिया है कि आपने मॉनिटर करना है उस चीज को। उसकी मॉनिटरिंग के लिए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज बना दिया। रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि कितनी मेल्टिंग हो रही है। कहीं कहीं पे देखो कि यार GLOF दिक्कत वाला काम तो नहीं करने वाला अपने लिए, अपने एक नेचुरल जो बैरियर है उसको, उसके पास तो नहीं पहुंच चुका। अगर पहुंच चुका है तो फटाफट अलर्ट कर दो कि यहां से पानी एक्सट्रैक्ट करना शुरू करो, नहीं तो कल को ये बस्ट हो गया तो ये आगे फ्लडिंग कर सकता है। क्लियर है जी? फोर्थ पॉइंट, मिशन टू आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। अब ये हिमालय के साथ कैसे लिंक है? वहां पे भी क्रायोस्फीयर है, वहां पे भी आइस है, स्नो हो रही है वहां पे, यहां पे भी हो रही है, टू अंडरस्टैंड बेटर थिंग्स। ठीक है, तो यही पर्पस बनता है। वैसे आर्कटिक एंटार्क्टिक में क्या इंटरेस्ट बन रहा है फिर इंडिया का? मेन तो यही है कि यार उसके वहां से जो आपकी लर्निंग्स आने वाली हैं उसको आप हिमालय को कंजर्व करने के लिए यूज कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट जो आप वहां पे स्टडी कर रहे हो, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। क्लियर है जी? तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के टू प्रोटेक्ट हिमालयन इकोसिस्टम। डन, चले आगे। चलिए, अब ये भी उसी का पार्ट कंटिन्यू हो रहा है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन आएगी बता रहा हूं कहां पे कैसे यूज करनी है। सिंपल, इंडिया ने 5 पॉइंट कॉल को बताया गया यहां पे, या इंडिया आउटलाइंस 5 पॉइंट कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन टू प्रोटेक्ट माउंटेन इकोसिस्टम। इसमें जो पॉइंट्स आने वाले हैं उनको आप लिखना अपने वे फॉरवर्ड में, वे फॉरवर्ड में या कंक्लूजन में। इंडिया हैज इशूड 5 पॉइंट कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन टू प्रोटेक्ट माउंटेन इकोसिस्टम। तो जो 5 पॉइंट्स हैं उनमें बोला गया कि सबसे पहले यार साइंटिफिक कोऑपरेशन को एनहांस करो। ठीक है, सिंपल सिंपल, ज्यादा नहीं, ये नहीं लिखना कि ये भी लिखना वो भी लिखना कुछ। साइंटिफिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है हमने, साइंस बेस्ड डिसीजन लेने हैं हमने। क्लियर है? उसमें क्रायोस्फीयर की स्टडी की आप बात कर रहे हो, हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे हो कि कितनी स्नो वहां पे डिपॉजिट हुई है, कितनी मेल्ट हो चुकी है, सब पार्ट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का आ रहा है। और इसका इंपैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे क्या पड़ रहा है, बोथ वेज, सब चीजों को पढ़ना है आपने साइंटिफिक कोऑपरेशन के तहत। देन सेकंड पॉइंट, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। कि मान लो डिजास्टर ऐसे होंगे, आप कितने रेजिलियंट हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कितने रेजिलियंट है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कितने रेजिलियंट है उस चीज से। बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, कितना जल्दी आप इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हो, कितनी जल्दी आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डिसेमिनेट कर सकते हो, कितनी जल्दी आप वार्निंग्स को आगे भेज सकते हो। रेजिलियंस का पार्ट बन रहा है सारा। चलें आगे। थर्ड, एम्पावरिंग माउंटेन कम्युनिटीज। दे हैपन टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी वही झेल रहे हैं, और अगर आप उनको इंपावर कर दोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। उनको पता होना चाहिए डूज एंड डोंट्स क्या है, हिमालयस को वो अपने एंड से कैसे कंजर्व कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स तुम आप उनको एम्पावर कर रहे हो। क्लियर है जी? इसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात आ जाएगी, कम्युनिटी लेड रिसर्च की, कम्युनिटी लेड इंप्लीमेंटेशन की बात आ जाएगी। क्लियर है जी? चलें आगे उसके बाद। चलिए, प्रोवाइडिंग ग्रीन फाइनेंस। इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग को मोबिलाइज करना शुरू करो कि आप किसी ग्रीन कॉज के लिए फाइनेंस को यहां पे मोबिलाइज कर रहे हो।
और कोशिश यही होनी चाहिए यार कि वो ना ग्रांट बेस्ड आने चाहिए, लोन बेस्ड ना आए। लोन बेस्ड आएंगे तो फिर दिक्कत आने वाली है। जब हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करते हैं उसमें फंडिंग का एक मसला आता ही आता है हमेशा। जो कॉप 29 का आउटकम आया था जिसके तहत बोला गया कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल सेट करेंगे, कब करने वाले हम? इतना सरप्राइज मत किया करो मुझे। नहीं सर, तब तो विकसित भारत हो जाएगा। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की बात की थी, की है। अभी के लिए क्या चल रहा है? 100 बिलियन चल रहा है एनुअल, यही चल रहा है। जो कॉप 21 में बोला गया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बोला गया कि यार आप ना हर साल 100 बिलियन को मोबिलाइज करो टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इवेंट्स। क्या आपको लगता है 100 बिलियन हमेशा सफिशिएंट रहने वाला है? नहीं, क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट तो बढ़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे उसकी जो फाइनेंस की नीड है वो भी तो बढ़ती जा रही है। तो अब एग्री किया गया कि 2035, बाय 2035 हम 300 बिलियन पे शिफ्ट करेंगे। क्लियर है? हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज बोल रहे थे यार ये बिलियन बिलियन में कुछ नहीं होता, ट्रिलियन में बात करो। हमारी रिक्वायरमेंट ट्रिलियंस में है। मुद्दा एक। मुद्दा दो, इंडिया बोलता कि यार चलो मान लो 300 बिलियन ही आप बोल रहे हो कि बाई 2035 करने वाले हैं, जब तक 25 से लेके 35 तक का साल है तब आप 100 बिलियन पर एनम की बात, सॉरी एनुअल लेवल पे बात करने वाले हो। उसमें भी आप ना जो फाइनेंस भेज रहे हो आप, वो लोन बेस्ड है ज्यादा, उसको थोड़ा ग्रांट बेस्ड करो यार। लोन तो बाद में रीपे करने ही पड़ेंगे। क्या हर कंट्री के पास कैपेसिटी है? नहीं है यार। अगर छोटा कंट्री है, क्लाइमेट चेंज की मार झेल रहा है, वो कहां आपके पैसे वापस कर देगा? अगर उसको वापस पैसे करने भी पड़े, कहीं ना कहीं से तो वो लेके ही आएगा। फिर उसी पैसे को क्लाइमेट चेंज के साथ एड्रेस लिख कर सकता था, लेकिन वो वापस आपके पैसे कर रहा है। तो वो साइकिल को ना आप मजबूत नहीं कर रहे, वीक ही कर रहे हो। क्लियर है? तो जब ग्रीन फाइनेंस की बात करते हैं तो यहां पे हम इजी और एक्सेसिबल फाइनेंसिंग की बात करते हैं। क्लियर? देन रिकॉग्नाइजिंग माउंटेन पर्सपेक्टिव, कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव जरूरी है ग्लोबल लेवल पे भी जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो। जितने माउंटेन बेस्ड रीजन्स हैं अपने आप में बहुत डेवलप्ड नहीं है यार, अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, क्योंकि टेरेन अलाउ नहीं कर पा रही वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है लोगों के पास। तो उनका पर्सपेक्टिव हमेशा सोचो यार, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हो। अब ये 5 चीजें आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम की 5 पॉइंट एजेंडा इंडिया ने लेके आया विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ माउंटेन्स या इको हिमालयस। उसके 5 पॉइंट, ये आपका वे फॉरवर्ड बनना चाहिए, सिंपल, कोई इधर उधर की बात नहीं। वे फॉरवर्ड में यही होता है ना चीजें, कि यार अपने एंड से आप और चीजें क्या करनी चाहते हो, यही होता है। लिखो इसको। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी मैंने आपको कोई ऐसी बात बता दी जो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा कि आप पढ़ के आए हो, आपने करंट अफेयर्स भी कवर किए हैं, आप रेगुलरली उस चीज के साथ जुड़े हुए हो। जब आप पहले लिखोगे 5 पॉइंट एजेंडा, फिर वो 5 पॉइंट्स थोड़ा थोड़ा लिख दोगे, उसके बाद कंक्लूड कर दोगे। क्लियर है जी? डन। चले आगे। अब एक दो इनिशिएटिव्स मुझे लगता है यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आए होंगे। हाँ ठीक है, इसको हमने कर लिया। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ये भी कर लो। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट ये है यूएनडीपी और MOEFCC का प्रोजेक्ट, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बातें वही अच्छी अच्छी हैं जो हमने पहले की हैं, कुछ नया नहीं इसमें। ठीक है? इसकी जो फंडिंग आ रही है वो आ रही है फ्रॉम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, फंडिंग आ रही है। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? यूएनडीपी एंड अपनी मिनिस्ट्री। फंडिंग कहां से आ रही है?
ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जीईएफ से। जीईएफ का नाम सुना पहले? करवाया भाई स्टैटिक क्लास में, ठीक है। आपका होमवर्क है जीईएफ के रिगार्डिंग पढ़ के आना है। कब बनाया गया था, कब नहीं बनाया गया था, सब पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। अब ये रीजनल सेंटर है एक, रीजनल, जहां पे हिंदू कुश माउंटेन से लेके हिमालयस माउंटेन, जितने भी स्टेट्स जो आपकी सॉरी कंट्रीज बन रही हैं, सब इसका पार्ट बनते हैं। क्लियर है जी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जहां जहां पे हिंदू कुश माउंटेन्स और हिमालयस माउंटेन आ रहे हैं। क्लियर? तो एक रीजनल बॉडी है। डन? चले, चलिए नेक्स्ट, प्लेसेस इन न्यूज। इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा यूपीएससी ने फ्रॉम प्लेसेस इन न्यूज डायरेक्टली, लेकिन पिछले 4 साल का ट्रेंड उठा के देखोगे तो जो प्लेसेस इन न्यूज आते थे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, या फिर कहीं पे डिजास्टर आ चुका है, या फिर कहीं पे लेट्स से सिविल वॉर चल रही है, उनको पूछा जाता था। तो यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से दो प्लेसेस को कवर करते हैं, दैट इज हदीदा एंड अल सफीफ पोर्ट इन यमन। हदीदा एंड अल सफीफ पोर्ट कहां पे है? यमन में। यमन में हाउदी रेबेल्स होते हैं, राइट? तो वो इजराइल के साथ उनका चलता रहता 36 का आंकड़ा। कभी इधर से कोई मिसाइल मार देते हैं वो, तो फिर वो उधर से अटैक कर देते हैं। एक बार इन्होंने यहां से हाइपरसोनिक मिसाइल मार दी थी, हाइपरसोनिक। ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी है? सुपरसोनिक है, और वो नहीं टैकल होती कंट्री से। हाइपरसोनिक मार दी थी इन्होंने यहां से, और आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया था इजराइल का, और वो जाके बजी इनके एयरपोर्ट्स पे। तो ये कन्फ्लिक्ट चलती रहती है, ठीक है जी। हदीदा एंड अल सफीफ। इसके साथ साथ जो ये रेड सी वाला रीजन है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। यहां पे एक स्ट्रेट है, क्या नाम है उसका? बब अल मंडेब स्ट्रेट। बब अल मंडेब स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है? नैरो बॉडी, नैरो वाटर बॉडी किसको कनेक्ट कर रही है? दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रही है, या दो वाटर बॉडीज को? दो वाटर बॉडीज को। तो बब अल मंडेब जो यहां पे है, किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है? एंड 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 फटाफट बताओ, गलत बताने वाले मुझे पता है। रेड सी एंड यहां पे कौन सा है? गलत, गल्फ ऑफ एडेन। इसलिए मुझे पता था गलत करोगे। गल्फ ऑफ एडेन एंड रेड सी के बीच में आ रही है बब अल मंडेब, अरेबियन सी। ये रहा बेसिक क्वेश्चन, पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इन जनरल भी आप देखोगे रेड सी के साथ कौन से कंट्रीज बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है जी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था, इजराइल रेड सी के साथ बाउंड्री कर रहा है शेयर कि नहीं कर रहा? सोच लो पहले, ऐसे नो बोल देते हो। पक्की बात है नहीं कर रहा? इजराइल क्या रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? आप बोल रहे हो कर रहा है, बाकी बच्चे बोल रहे हैं नहीं कर रहा। देखो टेक्निकली रेड सी के साथ नहीं करता, वो गल्फ ऑफ अकाबा के साथ करता है। रेड सी आगे जाके छोटा सा यहाँ पे बंद हो जाएगा, इजिप्ट वाला पार्ट चला जाएगा, यहाँ पे जो उसका एक्सेस बनने वाला वो बनने वाला गल्फ ऑफ अकाबा, वो इजराइल का पार्ट है। ठीक है, क्लियर, डन। ठीक है जी, आई बिलीव इतना ही था आज का। थैंक यू वेरी मच।